तो गाइज आज एक नया मॉडल पेपर है, बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है, मज़ा आएगा आपको। सामाजिक अध्ययन का पेपर है, 60 प्रश्नों का पेपर है, 60 नंबर आपको मिलेंगे। 12 यूनिट हैं आपके और 12 यूनिट के अंदर हर यूनिट से 5 प्रश्न आने हैं। टोटल आपके सब्जेक्ट के अंदर 60 प्रश्न आते हैं। पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये एनसीईआरटी और आरबीएसई बेस्ड है, तो हम पेपर भी एनसीईआरटी और आरबीएसई वाली बुक से ही बनाते हैं, कहीं से बाहर नहीं बनाते हैं, क्योंकि पेपर इनमें से ही आना है। So let's start. This is your first question. करिए आंसर क्या होगा। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? सभा का उल्लेख। How many times is सभा mentioned in the ऋग्वेद? तो गाइज यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 15 बार दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, 8 बार, 16 बार और 0 बार। गाइज याद रखना ये 8 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी होगा। सभा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर कितनी बार हुआ भाई? 8 बार हुआ है। देखो जिन राज्यों को ज़्यादा टाइम हो गया था ना, उन राज्यों के अंदर ये क्रिएट किया गया था पार्टीशन। एक छोटी संस्था होती थी जिसके अंदर बड़े लोग रहते थे, बड़े लोगों की संस्था होती थी ये, उनको ही यहाँ पे पदस्थ किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य डिसीजन यहीं से लिए जाते थे। निम्न में से कौन सी विशेषता प्राचीन काल में भारतीय समाज की रही थी? क्या आंसर होगा इसमें? आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन का संचालन, 16 संस्कारों की मान्यता, संयुक्त परिवार की प्रथा, या तो उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो 3 विशेषताएं को आपके सामने लिखी हुई हैं, बट ज़रूरी नहीं है 3 विशेषताएं ही हों, कुछ और विशेषताएं भी हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे नोट करवा दूँ अगर आप करना चाहें तो। एक तो पंच महायज्ञ थे ना, उनकी धारणा। चौथी विशेषता है पंच महायज्ञों की धारणा। क्लियर? 5वीं है यहाँ पे पुरुषार्थ में विश्वास। पुरुषार्थ में विश्वास। और 6ठी जो हम देख लेते हैं, ऋण से संबंधित थी ये, ऋण में विश्वास, कर्जा। हाँ भाई चलिए, तो ये हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर का। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन महिला तीर्थंकर थी? ऋषभदेव, मल्लिनाथ, सुपार्श्वनाथ और सुमतिनाथ। क्या उत्तर होगा? आपने कभी सोचा नहीं होगा, कई लोगों ने जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, कि ये भी इसका आंसर हो सकता है, बट दोस्तों ये फैक्ट है। यहाँ पे हमारा नाम ये होगा। आप कभी सोचा ये महिला भी हो सकती है? श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म के जो 19वें तीर्थंकर हुए ना मल्लिनाथ, ये महिला तीर्थंकर थे। देखो एक तो परंपरा थी श्वेतांबर और एक परंपरा थी दिगंबर, है ना। इनके अंदर एक फ़र्क बताता हूँ। श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग थे ना, ये श्वेत से सफ़ेद कपड़े, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ये मानते थे कि वस्त्र धारण करना मोक्ष प्राप्ति के अंदर बाधक नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं ना दिगंबर परंपरा की, तो दिगंबर परंपरा के अंदर ये जो भिक्षु लोग होते हैं तो ये नग्न ही रहते थे। वस्त्र धारण करना ये मोक्ष की प्राप्ति के अंदर बाधक मानते थे। तो 2 परंपराएं थी, दोनों के अलग अलग मत थे, डिसीजन थे, मान्यताएं थी। श्वेतांबर परंपरा के अंदर स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव था, बट दिगंबर परंपरा वाले मोक्ष प्राप्ति मानते ही नहीं थे कि स्त्री को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। एक और फैक्ट बताता हूँ इनका। श्वेतांबर परंपरा के अंदर है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद में भोजन ग्रहण करने के अंदर विश्वास किया जाता था, बट दिगंबर परंपरा के अंदर आदर्श साधु कभी भोजन ग्रहण करते ही नहीं है। इनकी तगड़ी मान्यताएं थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 4थे नंबर का। निम्नलिखित में से जो ग्रंथ आपको दिए हुए हैं नीचे, इनमें से किस ग्रंथ के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय। क्या उत्तर होगा? चलो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 4थे नंबर के प्रश्न में हमारा आंसर होगा अंगुत्तर निकाय, पहला ऑप्शन। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ये हमें पता लगता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के कुछ समय पहले पूरे उत्तरी भारत में विभाजित किया गया था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था?
मौर्य, कुषाण, गुप्त या तो फिर संगो। कौन सा राजवंश था वो? गाइज वो राजवंश था गुप्त। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। स्कंद गुप्त का एक अभिलेख मिलता है जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, भीतरी अभिलेख, है ना। तो इस स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हूण जो है ना, उनके साथ में स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन पूरी तरह से लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। छठे नंबर का प्रश्न देखिए अब आप। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण दंती दुर्ग ने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था, कृष्ण द्वितीय ने करवाया था, या अमोघवर्ष ने करवाया था? तो यार गाइस देखिए यहाँ पर है ना, अपना आंसर क्या होगा? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ये राष्ट्रकूट शासक थे, इनकी ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ये मंदिर चट्टानों को काट करके बनाए गए थे, इसलिए ये काफ़ी मजबूत हैं, सदियों तक रहेंगे। काफ़ी भव्य और विशाल मंदिर है। एलोरा की गुफा के अंदर 15 नंबर की जो गुफा है ना, उसका भित्ति चित्र जिसके अंदर विष्णु और नरसिंह यानी कि जो पुरुष सिंह है ना, उनके रूप को भी दिखाया गया है। ये भी राष्ट्रकूट के टाइम पीरियड के अंदर ही स्ट्रक्चर थे, ये बनाए गए थे। 7 नंबर का प्रश्न देखिए। किस काल में सुमात्रा, जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना साम्राज्य या फिर राज्य स्थापित किया था? 8वीं, 9वीं, 7वीं और 5वीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8वीं शताब्दी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस वंश के शासक थे, महाराज की उपाधि लिया करते थे, महाराज की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें नंबर का। बोर्नियो का प्राचीन नाम क्या था बताइए? वहाँ वरुण द्वीप था, मलाया था, वरुण देश था, वरुणपुर था। दोस्तों बोर्नियो का प्राचीन नाम था वरुण द्वीप। नंबर 1 ऑप्शन होगा हमारा। जावा के नॉर्थ के अंदर बोर्नियो स्थित है, इसका प्राचीन नाम वरुण द्वीप था, याद रखेगा। इसके बाहर एक गुफा है जिसको बोला जाता है कोम्बेग की गुफा, कोम्बेग गुफा, है ना। तो इस गुफा के अंदर क्या है ना, इस गुफा के बाहर में 12 मूर्तियां मिली हैं, जिनके अंदर गणेश, शिव, नंदी, स्कंद, है ना, इनकी सबकी मूर्तियां मिलती हैं। 9 नंबर का प्रश्न देखिए। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के किस सेनापति ने विश्वासघात किया था बताइए? क्या वो झाला अज्जा थे, या तो फिर हर्षण का मेवाती, या सलाहदी दामर, या अशोक परमार? देखिए दोस्तों यहाँ पे ना ही तो झाला अज्जा थे, ना ही हर्षण का मेवाती थे, ना ही अशोक परमार थे, यहाँ पर थे सलाहदी तंवर, रायसीन के थे ये। इन्होंने थोड़ा धोखा किया था। सलाहदी तंवर ये पहले राणा सांगा का विश्वास पात्र सेनापति भी हुआ करता था, लेकिन बाद में छल कपट कर दिया इसने। और नागौर के जो खानवा का युद्ध हुआ था, यहाँ पे हम बात करें खानजादा युद्ध, नागौर का जो था, उसके अंदर ये पूरी तरह से बाबर से मिल गया था, खान ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न देखिए। खानवा भरतपुर के अंदर है भैया, खानवा नहीं है वहाँ पे, वो बाय मिस्टेक हो गया। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। लगभग 10 घंटे तक ये युद्ध चला था और इसके अंदर राजपूत काफ़ी अच्छी तरह से लड़े थे, लेकिन विजय इसके अंदर बाबर ही हुआ था एक्चुअल में। देखिए अपना अगला प्रश्न है। मुगल काल में बादशाह का सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी कौन था? दीवान था, मीर बख्शी था, शद्र उस सुदूर था, मीर सामा था। देखिए इनको है ना शेख उल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता था, शेख उल इस्लाम। तो कौन थे? शद्र उस सुदूर, तीसरा ऑप्शन होगा। इसका मतलब होता है धर्म का प्रधान गुरु। क्लियर। 11 नंबर का प्रश्न देखिए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था बताइए? क्या आंसर होगा यहाँ पे? प्लासी के युद्ध के अंदर सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था? गाइज उस व्यक्ति का नाम था मोहनलाल, बी ऑप्शन। ये बात है 23 जून 1757। मीर मदान और मोहनलाल की सेना ने अंग्रेजों को काफ़ी कड़ा मुकाबला दिया था, लेकिन परास्त हो गए थे खुद ही। 12 नंबर का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, V.A. स्मिथ, सर जॉन लॉरेंस। क्या आंसर होगा इसमें? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त, पहला ऑप्शन। रमेश चंद्र दत्त ने है ना
1901 के अंदर इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जो भारत के आर्थिक इतिहास के ऊपर लिखी जाने वाली फर्स्ट बुक थी, याद रखिएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एक बार आप इन कथनों को पढ़ो। पहले तो देखिए पूछ क्या रहा है, फेडरेशन संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संघीय व्यवस्था, संघ का नाड़ा है ना, कनाडा से संबंधित है संघीय व्यवस्था वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है सही कौन कौन से फैक्ट है यहाँ पे। संघ यानी कि फेडरेशन में शासकों के दो समुच्चय सह अस्तित्व में होते हैं, जो शक्ति विभाजन रहता है इनके अंदर, या फिर लिखित संविधान होता है। तो यहाँ पर सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है, क्या उत्तर होगा। देखो यहाँ पर दोनों ही सही है, भारत के संविधान की बात कर रहा है, भारत का संविधान लिखित है ऐसा समझ लो, अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे दोनों ही सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, वैसे भी आप लोग तीसरा ही कर रहे होंगे, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के से उधार लिया था। इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, या तो फिर फ्रांस से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा इंग्लैंड से, पहला ऑप्शन। इंग्लैंड कह दीजिए, ब्रिटेन कह दीजिए, एक ही बात है। तो इंग्लैंड के संविधान से राष्ट्रपति की एक तो संवैधानिक शक्तियाँ ली गई हैं, राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियाँ, ठीक है। लोक सेवक जो होते हैं ना, उनके पद की अवधि की स्थिति ये भी वहीं से ली गई है। 15 नंबर का प्रश्न देखिए आप। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थगित किया, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया, इसने भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया। क्या क्या सही है इससे संबंधित। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे, तो क्या आंसर होगा इसमें। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो हमारा आंसर होगा एक तो पहला सही है। 1919 का जो भारत शासन सरकार अधिनियम था, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थगित हो गया था। इसके अलावा हमारा जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट है, वो प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया गया था, ठीक है। एक और बात मैं यहाँ पे बताता हूँ, अपनी जो प्रेम्बल है ना, प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है ना, सबसे पहले भारत शासन जो अधिनियम था ना 1919, इसी के अंदर लाया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना इससे संबंधित। इसको स्वीकृति भारत शासन अधिनियम 1935 वाला था ना, 1935 वाला भारत शासन अधिनियम, उसके अंदर दी गई थी। तो उसी के साथ में फिर थोड़े दिन बाद में संविधान की प्रस्तावना के अंदर भारत शब्द 2 बार आया था, 2 टाइम्स, ध्यान रखिएगा भारत शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा भैया, डी ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यस बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 है, संविधान की प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत की राज सत्ता का एकमात्र स्रोत भारत की जनता है। प्रस्तावना शब्द की एकता व अखंडता पर बल देती है। प्रस्तावना संविधान में निहित आदर्शों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, असत्य कथन पहला ही है। संविधान की प्रस्तावना का कोई महत्व नहीं है। कैसे नहीं है, मेन चीज़ें तो यहीं पे लिखी हुई हैं। संविधान की प्रस्तावना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। नॉर्मली हम देखते हैं सामान्यतः प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जब हम आत्मा ही कह रहे हैं, हमारे ऑल पूरा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा ही कह रहे हैं, सोल ही कह रहे हैं, हम इसको लाइफ ही कह रहे हैं। सोल मतलब मिट्टी आ गई वहाँ पे, तो है ना। वैसे हम इसको लाइफमैनशिप भी बोल सकते हैं, इसका मतलब भी आत्मा ही होता है। एक और फैक्ट है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना उसके बारे में, ऐसे कहा जाता है कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी संविधान है ना, उन सब में सुंदर प्रस्तावना भारत की है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। 12, 13, 14, 16। तो गाइस यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो भाग 12 है ना,
इसके अंदर वित्त संपत्ति संविदाएं जो होती है ना, उनसे संबंधित वाद हैं। वित्त संपत्ति संविदाएं, राइट, इससे संबंधित है ये, ठीक है। आर्टिकल है यहाँ पे 264 संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। अब इसके अंदर है ना अलग अलग अध्याय जुड़े हुए हैं, मतलब पहले अध्याय के अंदर वित्त संबंधित है, दूसरे अध्याय के अंदर उधार लेना संबंधित है, तीसरे अध्याय में संपत्ति अधिकार दायित्व इन सब से संबंधित बातें हैं, चौथे अध्याय के अंदर संपत्ति का अधिकार है, आर्टिकल 300 का है, वो इसी में जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? क्या आंसर होगा इसमें, बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वीवी गिरी? देखिए गाइज, यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। इनका टाइम पीरियड था 1967 से लेकर 1969 तक, ठीक है, मतलब शासन की अवधि की बात करें। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, जिनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। पहले राष्ट्रपति थे ऐसे, और इनकी मृत्यु हुई थी 1969 के अंदर। क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है किसके अंतर्गत? बताइए। क्या वो इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत आती है, या तो फिर इसकी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत आती है, या तो फिर इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, या फिर मेरे दोस्तों ये इसकी सांविधिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है? क्या हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो गाइज यहाँ पर हमारा आंसर होगा इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसमें। प्रारंभिक क्षेत्र कह दीजिए, मूल अधिकारिक क्षेत्र कह दीजिए, बात एक ये आता है आर्टिकल 131 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या है ना, भारत सरकार यानी कि संघ एवं राज्यों तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जो आपसी विवाद होते हैं ना, उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, कब किया गया था राजस्थान हाई कोर्ट का गठन? 1950, 1949, 49, 47। तो दोस्तों ये किया गया था 29 अगस्त 1949। ऑप्शन नंबर होगा अपना बी राइट आंसर। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में अगर आपको पूछ ले, क्या बता दोगे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश क्या नाम था भाई उनका? कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? श्री कमलकांत वर्मा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर का है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर विजया लक्ष्मी पंडित? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा सरोजिनी नायडू, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, याद रखिएगा। देखो सरोजिनी नायडू ने है ना मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ था ना, उसके अंदर संचालन समिति की अध्यक्षता करी थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद में ये यूपी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, याद रखिएगा। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी और एक काफ़ी अच्छी बेहतरीन कवयित्री भी थी। 22 नंबर का प्रश्न है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को, भगवती चरण को, मोहनलाल सुखाड़िया को, या तो फिर इसमें से कोई भी नहीं? दोस्तों 22 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता, पहला ऑप्शन। राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार अगर आपसे पूछ ले किसको कहा जाता है सूत्रधार राजस्थान के अंदर, उनका नाम है भगवती चरण। सूत्रधार राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार भगवती चरण, और वास्तुकार और शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का। ढील ड्रम पेटी पाई जाती है, बताइए किसके निकट पाई जाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक वृत्त के निकट पाई जाती है? ढील ड्रम या डोल ड्रम
भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की जो पेटी होती है ना, इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा से मतलब 5 डिग्री दक्षिण के अंदर जो अक्षांश होता है ना, वहाँ तक होता है। इसका ज्योग्राफी वालों को सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की जो किरणें होती हैं ना, वो सीधी पड़ती हैं और उसी कारण से तापमान हमेशा यहाँ पे उच्च ही रहता है, ऊंचा ही रहता है, वायुदाब कम रहता है। यहाँ पे वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की अधिकता रहती है और वायु का घनत्व भी कम रहता है। जहाँ पे मतलब वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की अधिकता रहती है ना, वहाँ पे वायु का घनत्व कम ही रहता है, ऐसा ही होता है ये। भूमध्य रेखा के ऊपर भूघूर्णन का वेग सर्वाधिक होता है। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, कोई ज़्यादा बात नहीं करनी इसके बारे में, भूमध्य रेखा के निकट नंबर 1 ऑप्शन। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। अब केंद्रीय बल यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के अंदर भूमध्य रेखा से। संवहनीय धाराओं का जन्म भी होता है यहाँ से। शांत पेटी भी कहा जाता है इसे, तापजन्य पेटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन या तो फिर नियोन। स्थायी गैस, और ये अनिवार्य भी है, अगर ये ना हो तो हम ही ना हो। नाइट्रोजन, क्योंकि जब पौधे ही नहीं होंगे तो फिर हम कहाँ से होंगे, क्योंकि हमें तो पौधों से मिलती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है अनिवार्य रूप से, इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारे से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब आप एक बार आप इन फैक्ट्स को पढ़ो और उसके बाद में नीचे आपको दिखाते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? वायुमंडल के स्तर और अभिलक्षण, यहाँ पे स्तर है और यहाँ पे इनके अभिलक्षण है, इनसे संबंधित सही कथन पूछ रहा है। क्षोभ मंडल, मौसमी संबंधी घटनाएं घटती हैं। समताप मंडल, ओजोन परत इसी के अंदर स्थित है। आयन मंडल, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगों का काम होता है। या फिर मध्य मंडल या ध्रुवीय ज्योति होता है इसमें। तो ये देखिए आपके 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, एक बार थोड़ा अब देख लीजिए, आप दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गाइज यहाँ पर है ना, प्रश्न क्या पूछ रहा था हमें, प्रश्न सही पूछ रहा था भाई, सही फैक्ट कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा तीसरा राइट आंसर इसके अंदर। अच्छा, ध्रुव ज्योति की बात करें, ध्रुव ज्योति का संबंध दोस्तों आयन मंडल से होता है। आयन मंडल से होता है इसका संबंध। आयन मंडल की जो ई लेयर होती है ना, ई लेयर ये डी लेयर के ऊपर होती है। ठीक है, मतलब इसका जो किलोमीटर में बात करें 96 से लेकर के 114 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत रहती है ये। इसके ऊपर इस परत से रेडियो की जो मध्य तरंगें है ना, वो परावर्तित होती हैं और इसी परत से उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश जो होता है ना, जिसको ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश जो होता है ना, ये सब पाया जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। सो समझ में आ गया होगा आपको शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसका आपको आंसर करना है। देखो दोस्तों, तो रटने की हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ करके ही हम करते हैं सब चीज़ों को। कथनों पर विचार करना और सही कथन के बारे में, उपयुक्त कथनों में से कौन सा है, मतलब सही पूछ रहा है इसमें। पहला कथन है, स्थिति के दृष्टिकोण से चक्रवातों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात थी। प्रति चक्रवात को वैज्ञानिक जिल्क ने 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो शीतल प्रति चक्रवात, उष्ण प्रति चक्रवात और अवरोधी प्रति चक्रवात। तो देखिए यहाँ पर है ना दोस्तों, दोनों ही कथन सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही कथन पूछ रहा है, दोनों कथन सही हैं। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा भैया, इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, आपको ऑप्शन नहीं दिखाए कोई बात नहीं है, आप इनको याद कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, आम्र वर्षा, मैंगो शावर। बताइए, आमों की बौछार, आम का पटकना, बिहार और बंगाल से मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा, या तो फिर आम की फसल। क्या उत्तर होगा इसमें? शायद आप समझ रहे होंगे, कुछ लोग तो तुक्का देने की कोशिश भी कर रहे होंगे, जिनको नहीं आ रहा होगा लंबी लाइन टिका दे भाई, कहीं दिख जाए बात, हम कहीं दे जाए। हाँ भाई, आप यहाँ पे सक्सेस भी हो रहे हो लंबी लाइन में, क्योंकि आंसर तो वही होगा। बिहार और बंगाल से मार्च और अप्रैल में होने वाली जो बारिश होती है ना दोस्तों, उसी को आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहा जाता है।
ये आम की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, लाभदायक होती है, इसलिए इसको आम्रवर्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था? 1971, 73, 77 और 1991। देखिए गाइस, एक सम्मेलन हुआ था, समझौता हुआ था, स्टॉकहोम समझौता हुआ था 1972 के अंदर। इसके तहत क्या है ना, भारत में वर्ल्ड वाइड फंड जो होता है ना, WWF, तो भारत में इस फंड की सहायता से 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, ये 1973 आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। किसके तहत करी गई थी? फंड कहाँ से मिला था? WWF से मिला था, वर्ल्ड वाइड फंड से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरई, या तो फिर बेंगलुरु या चेन्नई? क्या आंसर होगा इसमें बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर होगा कोयम्बटूर, नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, एक मैं आपसे कह दूं कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर, गाइज अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्लियर? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है दोस्तों। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कानपुर। ठीक है, अभी बात आई गई है, किस किस की आ गई है? एक तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो गया, ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो गया, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर हो गया है। क्लियर है सब कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? बता दीजिए क्या आंसर होगा इसमें, फटाफट करो उत्तर। किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? रायपुर, दुर्ग, या तो फिर कोंडागांव या धमतरी? तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा कोंडागांव, तीसरा ऑप्शन। छत्तीसगढ़ के एक कोंडागांव है, उसके अंदर बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है। लोहा इसको सभ्यता की रीढ़ भी कहा जाता है। सॉरी, सभ्यता की रीढ़ किसे कहा जाता है भाई? लोहा इसको। देखो ध्यान रखना, भारत इसमें जो आयरन का है ना, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 31 देखो, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम का विस्तार आपको बताना है। आज की क्लास का सबसे इजी प्रश्न है, हालांकि कुछ लोग तो इसको भी गलती करेंगे, थोड़ा तैयारी करो भाई। खैर कोई नहीं, आज के बाद गलत नहीं करोगे, ध्यान से सुनो आप। गाइज यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? 826 और 869। देखो दोनों स्टार्ट 800 से हो रहे हैं, तो बहुत ईजी हो गया याद करना, दोनों 800 से शुरू हो रहे हैं। क्लियर? तो उत्तर से दक्षिण का कितना है? 826 है, और पूर्व से पश्चिम का कितना है दोस्तों? 869। ये भी याद रख लेना, मतलब पूर्व से पश्चिम का ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण का कम है। क्लियर? चलो, अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान की लंबाई है ना और जो चौड़ाई है ना, इसके अंदर कितना अंतर है, डिफरेंस कितना है? गाइज ये है 43 किलोमीटर का, माइनस करेंगे 43 आ जाएगा, 43 किलोमीटर का है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की विकीर्ण की लंबाई कितनी है? कौन सी? ये वाली, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये वाली जो विकीर्ण है ना दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे लंबाई पूछे ना तो बता देना 850 किलोमीटर है। और अगर आपको पूछ ले ये वाली लंबाई कौन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये लंबाई पूछ लेना तो आप बता देना 784 है। ये विकीर्ण की दोनों की लंबाई ध्यान रखिएगा। हालांकि हमें उत्तर दक्षिण की पता होती है, पूर्व पश्चिम की पता होती है, बट उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लंबाई 850 है विकीर्ण की, और सॉरी हाँ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की जो लंबाई है ना, मतलब जैसे अरावली पर्वतमाला की भी दिशा यही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तो ये लंबाई है 784 किलोमीटर। अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है, राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आ चुका है 2018 के अंदर ये वाला क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा
अरावली के पश्चिमी भाग को दर्शाता है, मरुस्थलीय वाले क्षेत्र को। एक होता है BWHW, तो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के दोनों को इन दो भागों में डिवाइड किया है कोपेन ने। क्लियर। अब देखो BSHW वाला जो क्षेत्र है ना, इसमें बाड़मेर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, ये वाले जिले आते हैं, मतलब डेजर्ट एरिया वाले जो जिले हैं ना, वो इसी में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर का है, फोई सागर झील कहाँ पे स्थित है बताइए। फोई सागर झील उदयपुर, भरतपुर, अलवर और अजमेर। गाइज फोई सागर झील है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। आप देखते हैं ना मैप के अंदर अजमेर है, जैसे ऐसे करके अजमेर हो गया, ठीक है। अजमेर के जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ये अजमेर है, तो यहाँ पे थोड़ी दूर में देखोगे ना, बीच में राजसमंद की सीमा आ जाती है। अजमेर एक विखंडित जिला भी तो है दोस्तों, तो बीच में राजसमंद की सीमा आ जाती है ना, फिर वापस से यहाँ पे फोई सागर आती है। तो विखंडित कहाँ से हो रही है, फोई सागर अजमेर का पार्ट है, इसलिए इसको विखंडित जिला बोला जाता है। खैर यहाँ पे आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्लियर। इसका निर्माण इंजीनियर फोई के निर्देशन में ही हुआ था। अकाल राहत कार्यों के लिए बांडी नदी के पानी को रोक करके इसका निर्माण किया गया था, बांध बनवाया गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा जल भरने का काम जब हो जाता है, मतलब ज़्यादा पानी जब इसमें भर जाता है ना, तो इसका पानी आना सागर में चला जाता है। 34 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में मावठ के द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा। देखो राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है ना दोस्तों, 100% बारिश, उसका 10% जो योगदान है ना, वो योगदान देती है मावठ। और बाकी दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है ना, उससे होती है 90%, बट योगदान 10% मावठ देती है। भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय जो मानसून है, जेट स्ट्रीम प्रक्रिया के द्वारा ये बारिश होती है, नॉर्थ में होती है, ऑल इंडिया के नॉर्थ में भी होती है। तो राजस्थान का भी पार्ट आता है इसमें, गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी में कुछ बारिश हो जाती है यहाँ पे। अब की बार तो यहाँ लगभग राजस्थान में हुई थी बारिश सर्दियों में, वो मावठी थी। और यहाँ पर आंसर आएगा पहला ऑप्शन, गेहूँ की फसल के लिए होती है ये। क्वेश्चन नंबर, इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी बोला जाता है, ठीक है, गोल्डन ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का, राजस्थान में खोदरीबा क्षेत्र में निम्न में से किस खनिज से संबंधित है खोदरीबा क्षेत्र। 35 नंबर के प्रश्न में बताइए, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा। तो गाइज सॉरी क्या बोल दिया, क्या सामने आ गया था। खोदरीबा क्षेत्र जो है, चलो ओके अब सही है, उसी क्वेश्चन के ऑप्शंस बोल दिए। सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज और चांदी। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ना, वो होगा तांबा, बी ऑप्शन, ठीक है। तांबा बहुत ही लचीला और बिजली का काफ़ी उत्तम सुचालक खनिज माना जाता है। पता है ना आपको, तांबे के फ्यूज वगैरह बनाए जाते हैं, मोटर वगैरह में तांबे के तार डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं, रीजन इज क्योंकि ये बहुत लचीला होता है और बिजली का उत्तम सुचालक होता है। खेतड़ी है ना झुंझुनू के अंदर, भारत सरकार का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का उपक्रम भी है, अमेरिका की सहायता से इसको चलाया जाता है। चलो मैं आपको बताऊं, तांबे के कुछ क्षेत्र इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर, क्योंकि झुंझुनू वाला तो सभी को पता होता है ना, खेतड़ी सिंगाना वाला। तो एक खोदरीबा है, ये अलवर के अंदर है। देखो एक तो खोदरीबा है, ये तो अलवर में है। ओनली खो पूछ रहे ना, खो एक चोटी है, वो जयपुर में है। खो ओनली आए तो जयपुर कर देना, खोदरीबा है तो आपको अलवर कर देना है, जहाँ पे तांबे की खान है, ठीक है। एक सिक्कर जिले के अंदर भी है, सिक्कर जिले के अंदर बन्नों की ढाणी है वहाँ पे, ठीक है। बीकानेर के अंदर भी है थोड़े बहुत, और सिरोही के अंदर आबू रोड के पास में भी है इसका कुछ भंडार। 36 नंबर का प्रश्न देखिए, चौहानों को माउंट आबू पर महर्षि वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले इतिहासविद का नाम बताइए। क्या नाम था उनका। चंद्रवरदाई था, मुहूर्त नैणसी था, सूर्यमल मिश्रण था, या तो फिर सभी थे। देखिए चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। क्लियर। इसके अंदर राजपूतों की उत्पत्ति है ना, यज्ञ से बताई है। यज्ञ हम बोलें तो अग्निकुंड, अग्निकुंड किसके अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। अग्निकुंड से मत का मतलब 13वीं से लेकर के 18वीं सदी तक जो भाट और चारण लोग थे ना, ये, और उसके बाद में मुहूर्त नैणसी ने, सूर्यमल मिश्रण ने भी, इन दोनों लोगों ने भी इसका समर्थन किया था, भाटी चारण इन लोगों के साथ में। खैर चलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 37 नंबर का, ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ये कथन किसका है। जलालुद्दीन खिलजी, नुसरत खान, अलाउद्दीन खिलजी और उलुग खान।
कुछ ज़्यादा हो गया था मतलब। हाँ भाई, क्या बात है यार। ऐसा कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने, पहला ऑप्शन होगा। जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन के ऊपर जब अधिकार किया था ना भैया, झाइन के ऊपर, उसके बाद में रणथंभौर की ओर आगे बढ़ा था, दुर्ग की घेराबंदी करी थी, दुर्ग को जीतने के लिए पत्थर फेंकना, हथियार वगैरह से कुछ करना, है ना, ऐसा मतलब हरकत करने लग गया था। इन सब की व्यवस्था नहीं हो पाई थी ना, तो कुछ और तरीके इसने अपनाए थे। हर तरह से पैतरे अपना लिए थे, लेकिन ये दुर्ग को जीत नहीं पाया था। फिर एक व्यक्ति था मलिक अहमद चप्र करके, इसने घेरा को उठाने की सलाह दी थी कि उठा लीजिए, लेकिन सुल्तान जो है ना, उसने क्या कहा पता है, ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, ऐसा कह कर के वो घेरा जो डाल रखा था ना चारों तरफ, उसको हटा लिया था। अगर ऐसा ही दम था, बाल के बराबर ही नहीं समझता था, गया क्यों वहाँ से भाई। चलिए, ये तो बात हुई नहीं है, आगे चलते हैं। 1734 में बताइए, 1734 में हुए हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह फर्स्ट, महाराणा जय सिंह ने। किसने करी थी बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करी गई थी। ठीक है, सी देखो, महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल के अंदर मराठों ने जयपुर यानी कि आमेर के जो सवाई जयसिंह थे ना, उसने 1733 के अंदर आक्रमण करके सवाई जयसिंह को पराजित कर दिया। अब सवाई जयसिंह ने आमेर से मेवाड़ के जो संग्राम थे महाराणा, उनके पास में पहुंच करके मराठों के विरुद्ध राजपूतों को इकट्ठा करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने की योजना बनाई थी। सम्मेलन बुलाने का जो स्थान था ना, वो हुरडा था, हुरडा सम्मेलन इसलिए बोला जाता है इसको। ये भीलवाड़ा के अंदर था, जो भीलवाड़ा पहले मेवाड़ का ही पार्ट हुआ करता था, तो ये मेवाड़ रियासत का ही था। तो सम्मेलन का जो दिन था ना दोस्तों, वो था 16 जुलाई 1733। इसकी अध्यक्षता संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करी गई थी। संग्राम सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता करी थी। कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर नहीं ऐसा नहीं हुआ। हाँ ठीक है भाई, नहीं हुआ, चलो देखते हैं क्या हुआ था फिर। अगर इन्होंने नहीं करी थी तो नाम क्यों आता है फिर सर इनका। तो समझो आप बात को, हुआ क्या था, 16 जुलाई 1733 को डिसाइड था कि सम्मेलन होने वाला है इस दिन, है ना। तो ऐसा डिसाइड हो गया था वहाँ पे कि अध्यक्षता कौन करेंगे, संग्राम सिंह द्वितीय, क्योंकि वो बड़े थे और काफ़ी पावरफुल भी थे। लेकिन हुआ क्या था, 11 जनवरी का दिन था दोस्तों, 11 जनवरी 1734, या सॉरी यहाँ पे 34 करना दोस्तों, 1734 का दिन था वो डिसाइड जो हुआ था वो, है ना। तो 1734 को, 11 जनवरी 1734 को ही इनकी मृत्यु हो जाती है संग्राम सिंह द्वितीय की। तो ये याद रखना आप। अब सम्मेलन की डेट आने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके स्थान पर कोई और तो आना ही आना है। तो इसी कारण इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के जो अगले महाराणा थे, जिनका नाम था जगत सिंह द्वितीय, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। ये 1734 याद रखना। अगला देखते हैं 39। देखिए, ब्रजराज की उपाधि से भरतपुर के किस शासक को सम्मानित किया गया था, बताओ। महाराजा बदन सिंह, महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा सूरजमल और महाराजा बलदेव सिंह। हम देख रहे थे कि आप कितने लोग आप एक्टिव हैं क्लास के अंदर जो भी हैं। अगर हम ऐसा कहते हैं भाई एक्टिव अगर आप हैं, तो क्योंकि प्रश्न का आंसर मैंने आपको बता दिया, महाराणा जगत सिंह था, ये मैंने बता दिया, सामने लिखा हुआ है। फिर भी ऐसे बोल रहे हैं कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता करी थी, तो कम से कम 15-20 लोगों के कमेंट तो आए आपके कि सर ऐसा नहीं, ऐसे क्या बोल रहे हो। बाकी लोग तो सब इनएक्टिव लग रहे हैं, शायद मोबाइल को चला के छोड़ दिया या तो उन्होंने। ऐसा नहीं है भैया, टाइम आ गया है, पढ़ाई शुरू करो यार प्लीज़ जल्दी से। क्या आंसर होगा इसमें, महाराजा बदन सिंह। आंसर हमारा आएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, सवाई जयसिंह ने थून का एक किला था उसको जीत लिया था, और डेट थी 23 नवंबर 1722 की। इस डेट को बदन सिंह के सिर के ऊपर है ना, सरदारी पगड़ी बांध करके, राजाओं के सम्मान तिलक लगा करके,
उनको चूड़ामन का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, मतलब ब्रजराज की उपाधि भी दी थी और डी की जागीर दे दी थी इनको। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुलभाई भट्ट को, हीरालाल शास्त्री को, या तो फिर जयनारायण व्यास को, या गोकुलाल असावा को? किसे बनाया गया था बताइए, क्या आंसर होगा इसमें? ओके, तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा गोकुलाल असावा, डी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण था ना, पूर्व राजस्थान संघ, इसके अंदर राजस्थान का नाम भी आया था पूर्व राजस्थान संघ, इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948, 1948। इसके प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा, ये शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, और राज प्रमुख बनाए गए थे भीम सिंह को, भीम सिंह कोटा नरेश थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41, निम्न में से कौन सा किला पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है बताइए? पंचमहल, बसंतीगढ़, कांकनवाड़ी का किला, नीमराणा का दुर्ग, या मेड़ता का किला? गाइज यहाँ पे आंसर होगा नीमराणा का दुर्ग जो है ना, ये कांकनवाड़ी का किला भी कहलाता है, सॉरी, पंचमहल के नाम से भी जाना जाता है। देखो मैं आपको एक चीज़ याद करवाता हूँ, काका, काका लिखो, वो काका वाली ट्रिक याद आ रही थी, भूल गया। 2 पठार हैं, एक तो कांकनवाड़ी का पठार है और एक पठार है कांसका का पठार, कांसका। ये दोनों पठार है ना सरिस्का अभयारण्य के आसपास, इर्द गिर्द ही है उसके पास में, तो उसके ऊपर बना हुआ है ये किला। तो ये दोनों भी अलवर के अंदर ही है, अलवर के अंदर दोनों पठार हैं, काका या काका से याद कर लेना। 5 मंजिल का है ये, इसलिए पंचमहल के नाम से जाना जाता है इसको। नीमराणा के अंदर निर्माण कराया गया था 1464 के अंदर। प्रश्न संख्या नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन सा महल जोधपुर में नहीं है बताओ? लालगढ़, सूरसागर, चोखिलाव, या बुलानी महल? देखिए लालगढ़ का जो महल है ना दोस्तों, इसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था बीकानेर के अंदर, अपने पिता लाल सिंह की स्मृति के अंदर लाल पत्थरों से निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसका नाम लालगढ़ महल है, पहला ऑप्शन होगा। बाकी सारे जोधपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है बताओ? सास बहू का मंदिर टोंक में है, क्या कपिल मुनि का मंदिर कोलायत बीकानेर में है, या तो फिर गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, या एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर? आंसर तो हमारा एक होने वाला है, जो गलत है वो आपको सही करना है, जो गलत है वो सही होने वाला है यहाँ पे। क्या आंसर होगा? सास बहू। सभी लोगों का लगभग सही आंसर आना चाहिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये सहस्त्र भाव का मंदिर भी कहलाता है दोस्तों, नागदा के अंदर है, 10वीं शताब्दी के अंदर निर्मित किया गया था, भगवान विष्णु को समर्पित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44, निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित नहीं होता है? करणी माता, जीर्ण माता, नागपंचमी, शाकंभरी माता? कौन सी माता है जिनका मेला वर्ष में 2 बार आयोजित नहीं होता है, एक ही बार होता है? देखो करणी माता का मेला भी 2 बार आयोजित होता है, ठीक है, शाकंभरी माता का भी होता है, जीर्ण माता का भी होता है, सिक्कर में जो है ना जीर्ण माता। तो यहाँ पर है ना नागपंचमी का मेला दोस्तों एक ही बार आंसर आएगा। और ये जो मेले हैं ना तीनों, ये नवरात्र के अंदर आयोजित होते हैं, 2 बार आते हैं ना साल में, तो दोनों बार में आयोजित होते हैं। चैत्र और आश्विन के जो नवरात्र होते हैं ना, सिंपल है याद रखना, चैत्र और जो आश्विन का महीना है दोस्तों, इन दोनों महीनों के अंदर जो नवरात्र आते हैं, इन दोनों महीनों में इन सब के मेले 2-2 बार भरते हैं, ठीक है। नागपंचमी का मेला जो है ना दोस्तों, ये मेला तीसरे नंबर के ऑप्शन में, ये मंडोर जोधपुर में लगता है, मंडोर जोधपुर के अंदर ये मेला लगता है, ठीक है। नागपंचमी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। पंचमी तो आपको पता ही लग जाएगा, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ये मेला लगता है, ठीक है। चलो जी, हो गया चारों का काम, आगे चलते हैं। 45 नंबर का प्रश्न देखिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला की शैली की विशेषता है बताओ? मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, या तो फिर बीकानेर? तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आंसर आएगा बीकानेर, डी ऑप्शन हो जाएगा। बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र बना करके उसके नीचे अपना नाम और तिथि का अंकन करते हैं, और कलाकार उसको जो होते हैं ना बनाते हैं, वो कहलाते हैं उस्ताद। 46 नंबर का प्रश्न देखिए, शिक्षण का कार्य छात्र और शिक्षक के मध्य किस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है बताओ? दोस्तों उस क्रिया का नाम है अंत्य क्रिया, ठीक है ना। अंत्य क्रिया करके काफ़ी अच्छा मिलता है रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्न कथनों में से कहानी विधि के बारे में सत्य कौन सा नहीं है बताओ? कहानी मेथड जो है ना, स्टोरी मेथड,
इसके बारे में सही नहीं है, बता दीजिए कौन सा होगा। कहानी पद्धति का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के बालकों के लिए अधिक लाभप्रद होता है। आराम से देखो, सही कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पद्धति द्वारा नीरस तथ्यों को भी सरल ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये विधि छात्रों को केवल निष्क्रिय श्रोता बनाती है। इस विधि द्वारा बालकों की निर्णय लेने की कल्पना शक्ति का विकास होता है। चलिए गाइस, यहाँ पर आंसर होगा पहला ऑप्शन, कहानी पद्धति का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के बालकों के लिए अधिक लाभप्रद होता है। ये तो हम सभी सिंपल सा कर सकते हैं ना। कई लोग इसको छोड़ के वैसे ही चले गए बड़े बड़े ऑप्शन देख करके। अब देखो कितना इजी था ये प्रश्न, अगर एक बार पढ़ लेते तो। वही तो थी ना मेन बात, संयम रखने की ज़रूरत होती है। चलो, तो ये तो हम जानते हैं, कहानी तो बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को सिखाने के लिए, रुचि लेते हैं, कल्पना शक्ति विकसित होती है इससे। अगला प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट विधि को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? क्या उत्तर होगा इसमें? प्रोजेक्ट मेथड जो है ना, उसको सबसे पहले कौन से मनोवैज्ञानिक ने, क्या नाम था? डॉक्टर W.H. किलपैट्रिक। इन्होंने कहा था कि प्रायोजना जो है ना, एक ही उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो अगर आप संलग्नता के साथ में करते हैं तो सामाजिक वातावरण को भी डेवलप किया जा सकता है इसमें। 49 देखिए, निम्न में से कौन सा अनुबोधन का लाभ नहीं है? बताइए, अनुबोधन का लाभ कौन सा नहीं है? देखो, ये छात्रों में आत्मसम्मान को बढ़ाता है, ये तो सही है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को सहभागी बनाता है। शिक्षण के दौरान शिक्षक के कार्य को बढ़ाता है। ओके, अनुबोधन का लाभ नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है ना। इसमें तीसरा ऑप्शन होगा दोस्तों, अधिगम में वृद्धि करता है, छात्रों की चिंतन प्रवृत्ति के अंदर वृद्धि करता है, संवेगात्मक सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है इससे। 50 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शैक्षिक भ्रमण विधि की सीमा नहीं है? बताइए। अच्छा, तो गाइस देखिए, यहाँ पर है ना, अपना जो आंसर होगा यह कम खर्चीली है, नंबर 1 ऑप्शन। शैक्षिक भ्रमण कम खर्चीली नहीं होती है, काफ़ी खर्चीली होती है ना, ज़्यादा खर्चीली होती है, तो ये सही नहीं है, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें। तो समय तो लगता ही है, खैर ये तो सही बात है। ये विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ये भी सही बात है, क्योंकि बच्चे अच्छे से नहीं जज कर पाएंगे हर चीज़ को। इस विधि के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये भी सही बात है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा परीक्षा पद्धति की विशेषता है? बताओ। 51 नंबर के प्रश्न में देखो, इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक के बिना अध्ययन कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं हो सकता। ये पूर्णतः छात्र केंद्रित नहीं होती है। इस पद्धति के द्वारा छात्रों में निगमनात्मक तर्क का विकास होता है? नहीं जी, ये छात्रों को सूचना एकत्रित करने के हेतु प्रेरित करती है, ये तो सही बात है। परीक्षा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना, वास्तविक परीक्षा होती है। 52 देखिए, चौक बोर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। चौक बोर्ड का प्रयोग दोस्तों, चौक बोर्ड का प्रयोग छात्रों के प्रदर्शन और अभ्यास कराने की सुविधा के लिए, सही बात है। नए तथ्य, नियम, इन सबको प्रस्तुत करने के लिए, ये भी सही बात है। रेखा चित्र, मानचित्र, रेखांकन द्वारा किसी तथ्य को समझाने के लिए, ये भी सही बात है, मतलब इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कक्षा 6 के संदर्भ में कौन सा एक सीखने का प्रतिफल है? बताओ। कक्षा 6 के संदर्भ में आपको बताना है। देखो, ऑप्शन थोड़े बड़े हैं, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी में आएगा। देख लो, सुनी देखी गई बातों जैसे स्थानीय सामाजिक घटनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों पर बेझिझक बात करते और प्रश्न करते हैं। किसी विषय वस्तु की बारीकी से जांच करते हुए उसमें किसी विशेष बिंदु को खोजते हैं और अनुमान लगाते हैं कि निष्कर्ष निकालते हैं। अपने से भिन्न भाषा, खान पान, रहन सहन संबंधी विविधताओं पर बातचीत करते हैं। सही है ना सारा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का, वह पूरक परीक्षा जिसका आयोजन सत्र के अंत में किया जाता है, मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना की जाती है इसमें? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आंसर जो आएगा 54 नंबर के प्रश्न में, पहला ऑप्शन आएगा निरंतरता। मूल्यांकन शैक्षिक, गैर शैक्षिक और सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। 55 देखिए, परंपरागत रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्मकाल में कुछ समय बिताते हैं। उदयपुर, अलवर, जोधपुर, माउंट आबू, कहाँ पे बिताते हैं? तो गाइस यहाँ पर आंसर क्या होगा? माउंट आबू के अंदर बिताते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अच्छा, आगे देखिए, मतीरे की राड़ किनके मध्य में लड़ी गई थी? 10 प्रश्न हो गए। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों की जो दो यूनिट है ना, लास्ट वाली आपकी, 5-5 प्रश्न आएंगे दोनों यूनिट से, उनके 10 प्रश्न हो गए 45 to 55 तक, 46 to 55 तक। अभी 5 प्रश्न आपके जीके के और बच रहे हैं इस पेपर के। तो चलो
मदिरे की राड़ किन के मध्य लड़ी गई? गाइज यहाँ पे आंसर होगा बीकानेर और नागौर, पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। राजस्थान के प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है, बताइए। प्रथम भाषा सर्वेक्षक कहा जाता है जॉर्ज मैकलिस्टर को। फर्स्ट ऑप्शन होगा इसमें, ध्यान रखिएगा। 58 नंबर का प्रश्न देखो, विलो के घर को क्या कहते हैं? भीलों के जो घर होते हैं ना, मैंने कई बार बता रखा है आपको, पाल, टापरा, फला, झूपा। गाइस भीलों के घरों को कहा जाता है टापरा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। 59 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गेहूं के उत्पादन में न्यूनतम है, बताओ। गाइस गेहूं के उत्पादन में न्यूनतम जिला जैसलमेर है, पानी नहीं है ना इसलिए। क्षेत्रफल देखो कितना ज़्यादा, राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल का 11.22% है, 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल। सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, जिसके अंदर गेहूं सबसे कम उत्पादन होता है। 60 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम कब लागू किया गया था, बताओ। राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम, हाँ बहुत बढ़िया दोस्तों, ये किया गया था 1 अगस्त 2012 को। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर।